कहानी की शुरुआत आज से कई साल पहले के समय से होती है, जब अचानक हमारी इस दुनिया में एक रहस्यमयी और बहुत बड़ा टावर सामने आया। दुनिया के किसी भी कोने से अगर आसमान की हद की ओर देखा जाता तो ये दानव जैसी इमारत साफ दिखाई देती थी। शुरुआत में आम लोग तो डर गए थे, लेकिन जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं था वही सबसे पहले इस टावर के रहस्य को जानने के लिए आगे बढ़े। अंदर जाकर उन्हें पता चला कि वहाँ एक पूरी तरह से अलग ही दुनिया बसी है, जहाँ टावर की हर एक मंजिल किसी दूसरी दुनिया के खूंखार और भयानक राक्षसों से भरी हुई थी। लेकिन इस भयानक खतरे के बीच एक बहुत बड़ा इनाम भी छिपा था। टावर की तरफ से चुने गए कुछ खास लोगों को जादुई शक्तियाँ मिली, जिन्हें स्किल्स कहा गया। इन स्किल्स की ताकत से कल के आम इंसान आज ऐसे हंटर बन गए जिन्हें हराना नामुमकिन था। धन दौलत और सम्मान की चाह में उन्होंने टावर की एक एक मंजिल को जीतना शुरू किया, और यहीं से शुरुआत हुई एक नए युग की, जहां ताकत और किस्मत सिर्फ इस टावर की मर्जी पर निर्भर करती है। टावर की उस रहस्यमयी शुरुआत के बाद कई साल बीत चुके हैं। इस समय पूरे शहर का ध्यान एक ब्रेकिंग न्यूज पर टिका है। न्यूज रिपोर्टर कह रहा है, अगली खबर बेबीलोन टावर के बारे में। पूरी दुनिया के लोग बहुत ही बेसब्री से इस खबर का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि इस दुनिया का सबसे ताकतवर गिल्ड, द ब्लैक ड्रैगन गिल्ड, टावर की 40वीं मंजिल को जीतने के लिए गया था। लेकिन सबको निराश करते हुए न्यूज रिपोर्टर बताता है, लंबे इंतजार के बाद भी वे एक बार फिर नाकाम रहे हैं और खाली हाथ वापस लौट आए हैं। ठीक उसी पल कैमरे का रुख वर्तमान के नंबर 1 हंटर और टावर की सबसे मशहूर शख्सियत मिस्टर फ्लेम एम्परर की तरफ मुड़ जाता है। चारों तरफ से रिपोर्टर उन्हें घेर लेते हैं और उनकी इतनी बड़ी कामयाबी का राज जानना चाहते हैं। लेकिन कामयाबी का कोई जवाब देने के बजाय फ्लेम एम्परर उल्टा गुस्से में आकर कहने लगते हैं, मेरा इतना अच्छा नाम होने के बावजूद तुम लोग मुझे इस अजीब नाम से क्यों बुलाते हो? ये नाम मेरे लिए बहुत ही चिड़चिड़ा और शर्मनाक है। ठीक तभी सीन बदलता है और हमें इस कहानी के मशहूर हीरो किम गोंजा से मिलवाया जाता है। वह अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर फ्लेम एम्परर का वह घमंडी इंटरव्यू बहुत ध्यान से देख रहा था। लेकिन गोंजा सिर्फ एक आम दर्शक नहीं था। हमें दिखाया जाता है कि उसका पूरा कमरा फ्लेम एम्परर की मैगजीन, पोस्टर और अखबारों से भरा पड़ा है। असल में किम गोंजा टावर का सबसे निचले दर्जे का एक F क्लास हंटर था। उसके पास अपनी कोई खास शक्ति नहीं थी, इसलिए वह मन ही मन फ्लेम एम्परर को अपना आदर्श मानता था और साथ ही उससे उतनी ही जलन भी करता था। लैपटॉप की स्क्रीन पर उसकी कामयाबी का दबदबा देखकर गोंजा एक गहरी सांस लेता है और सोचता है, काश ऐसी जिंदगी मेरी होती जहां जब जो चाहे, जैसा मन करे वैसा बोला जा सकता। लेकिन इंटरव्यू जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, फ्लेम एम्परर की वे बेहद घमंडी बातें गोंजा की बर्दाश्त के बाहर होती जा रही थी। अपनी इस मामूली जिंदगी की तुलना फ्लेम एम्परर की शाही जिंदगी से करते करते वह अचानक बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है। गुस्से और तकलीफ में वह जोर से अपना लैपटॉप बंद कर देता है। लैपटॉप बंद होते ही पूरे कमरे में सन्नाटा छा जाता है, लेकिन गोंजा के मन के अंदर उस वक्त जलन की आग जल रही थी। वह खुद को और संभाल नहीं पाता और फूट फूट कर रोने लगता है। अपनी नाकामी और फ्लेम एम्परर के प्रति गुस्से में वह रोते हुए कहता है, वह आदमी मुझे पागल कर रहा है। इसे देखकर मेरा पूरा शरीर जलने लगता है। अपनी किस्मत पर नफरत और जलन के साथ रोते हुए गोंजा मन ही मन सोच रहा था, अगर फ्लेम एम्परर की वे शक्तियाँ आज मेरे पास होती तो जिंदगी कितनी खूबसूरत होती। ठीक उसी पल एक करिश्मा होता है। अचानक पूरा कमरा एक अनोखी और तेज रोशनी से भर जाता है। गोंजा चौंककर चारों ओर देखता है और पूरी तरह हैरान रह जाता है। उस रोशनी को देखकर गोंजा बोल उठता है, ये तो वही चीज है। गोंजा घबराहट और जोश के साथ खुद से कहता है, मैंने इसे इंटरनेट और वीडियो में हजारों बार देखा है। दरअसल किम गोंजा जो देख रहा था वह टावर की तरफ से दिया गया एक S क्लास स्किल्स कार्ड था। टावर के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक मामूली F क्लास हंटर को टावर खुद आगे बढ़कर इतनी बड़ी शक्ति दे। गोंजा कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसकी आंखों के सामने टावर की एक रहस्यमयी सिस्टम विंडो खुल जाती है। वहाँ लिखे संदेश बहुत ही अजीब थे। टावर जैसे गोंजा की उस बेहिसाब जलन को देखकर इतना हैरान हो गया था कि खुद टावर ने उसे एक खास शक्ति देने का फैसला किया।
गोंजा तब बोल उठता है, इसी पल के लिए तो मैंने इस टावर में आने के बाद से हर दिन दुआ की थी। गोंजा की आंखों के सामने वह सुनहरा कार्ड किसी अजूबे से कम नहीं था। ये था एक S+ रैंक लेजेंडरी स्किल्स कार्ड। ठीक तभी सुनहरी स्क्रीन पर उसकी रहस्यमयी शक्ति का नाम लिखा था, I want to become just like you। तभी स्क्रीन पर स्किल्स के बारे में कुछ जानकारी सामने आने लगती है कि इस स्किल्स की ताकत जितनी अजीब थी उतनी ही भयानक भी। ये तभी काम करेगी जब गोंजा किसी दुश्मन के हाथों मारा जाएगा। मरते ही वह उस दुश्मन की कोई भी एक ताकतवर शक्ति कॉपी करके अपना बना सकेगा। लेकिन शर्त ये थी, एक ही दुश्मन से एक से ज्यादा बार शक्ति कॉपी नहीं की जा सकती। कौन सी शक्ति मिलेगी ये टावर खुद तय करेगा। इस अजीब शक्ति के बारे में पढ़ने के बाद गोंजा बहुत निराश होकर चिल्लाने लगता है, ये कैसा फालतू स्किल्स है। जहाँ लोग जिंदा रहने के लिए ताकत मांगते हैं, वहाँ उसे ऐसी शक्ति दी गई है जिसे इस्तेमाल करने के लिए पहले मरना होगा। उस अजीब स्किल्स को पाने के बाद गोंजा पूरी रात सो नहीं पाया। अगले दिन शहर के एक कॉफी शॉप में बैठकर वह उदास मन से अपनी किस्मत के बारे में सोच रहा था। कल उसे एक जबरदस्त S+ रैंक स्किल्स मिला तो था। वह मन ही मन खुद से बार बार कह रहा था, ऐसा घटिया स्किल्स कोई किसी को देता है जहां ताकत इस्तेमाल करने से पहले मुझे मरना होगा। टेंशन की वजह से उसका सिर फटा जा रहा था। आखिरकार कॉफी शॉप से निकलकर वह अपने घर की ओर चल पड़ता है। जब वह एक सुनसान गली से गुजर रहा था, तभी अचानक उसके कानों में कुछ लोगों की आवाजें आती हैं। गोंजा दीवार के पीछे छिपकर झांकता है और जो देखता है वह हैरान कर देने वाला था। वह देखता है कि वहाँ खुद मिस्टर फ्लेम एम्परर खड़े हैं। उनके सामने एक लड़की खड़ी थी जो बहुत डरी हुई थी। वह लड़की डरते हुए कहती है, मिस्टर फ्लेम एम्परर, प्लीज मेरा रास्ता छोड़ दीजिए। आप अचानक ऐसा क्यों कर रहे हैं? फ्लेम एम्परर उस लड़की के डर को देखकर हंसा और बोला, तुम तो कमाल की एक्टिंग कर लेती हो। कोई देखेगा तो उसे सच में तुम बेकसूर लगोगी। गोंजा तब और भी हैरान रह गया जब उसे पता चला कि जिसे वह मामूली लड़की समझ रहा था, वह असल में टावर की टॉप हंटर्स में से एक थी, जिसका नाम था सेंटिस। तभी फ्लेम एम्परर बताता है कि उसने पहले ही सेंटिस की ड्रिंक में जहर मिला दिया है। सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि फ्लेम एम्परर ने जो जहर इस्तेमाल किया था वह था बेसिलिस्क स्टमक एसिड। फ्लेम एम्परर का दावा था कि यह जहर खुद सेंटिस ने उसे मारने के लिए बनाया था। फ्लेम एम्परर का ये भयानक इल्जाम सुनकर सेंटिस दर्द से तड़पते हुए कहने लगी, आपको कोई गलतफहमी हो रही है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। सेंटिस बताती है कि वह बस फ्लेम एम्परर की टीम में रहकर टावर रेड करना चाहती थी। फ्लेम एम्परर, वह गुस्से में चिल्लाकर कहता है, सवाल मैं करूँगा और तू सिर्फ जवाब देगी। सच बता, तुझे मुझे मारने के लिए किसने भेजा है? क्या उस ब्लैक ड्रैगन की डायन का काम है ये? सेंटिस मौत के इतने करीब होने और दर्द से तड़पने के बावजूद कोई जवाब नहीं देती, बल्कि वह आंसू भरी आंखों से आसमान की तरफ देखकर मजाक उड़ाते हुए कहती है, तो यही है वो महान हीरो जिसकी इस दुनिया को तलाश थी। फ्लेम एम्परर अब और वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता था। वह बस इतना कहता है, अलविदा सेंटिस इसाबेल, और इस तरह टावर की सबसे दयालु हंटर सेंटिस की दर्दनाक मौत फ्लेम एम्परर के हाथों हो जाती है। सेंटिस इसाबेल की मौत के बाद गोंजा डर के मारे वहां से पागलों की तरह भागने लगता है। भागते हुए वह बड़बड़ा रहा था, फ्लेम एम्परर खूनी है, वह एक नंबर का साइकोपैथ है। मुझे अभी यहाँ से भागना होगा, वरना वह मुझे भी मार डालेगा। लेकिन बदकिस्मती से अंधेरे में जल्दबाजी में भागते समय गोंजा का पैर वहां पड़ी एक कांच की बोतल पर पड़ जाता है। उस खामोश गली में कांच की बोतल जोर से टूट जाती है। ठीक तभी दीवार के पीछे से फ्लेम एम्परर की आवाज आती है। वह मजाक उड़ाते हुए कहता है, मुझे लगा था कि मैंने आसपास के सारे चूहों को साफ कर दिया है, लेकिन लगता है अभी भी एक बाकी है। फ्लेम एम्परर की आवाज सुनते ही गोंजा और भी तेज भागने लगता है, लेकिन एक टॉप रैंक हंटर के हाथ से बचना एक आम इंसान के लिए नामुमकिन था। फ्लेम एम्परर अपनी जादुई ताकत का इस्तेमाल करके पलक झपकते ही गोंजा पर एक हमला करता है, जिससे एक पल में गोंजा का एक पैर उसके शरीर से अलग हो जाता है। तब जीने की आखिरी उम्मीद में वह फ्लेम एम्परर की तरफ देखकर रोते हुए कहता है, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जीने दीजिए।
लेकिन गोंजा की यह मिन्नतें फ्लेम एम्परर के दिल में जरा भी दया नहीं जगा पाईं। वह गोंजा के सामने आकर खड़ा होता है और उसकी आंखों में देखते हुए पूछता है, क्या तूने सब कुछ देख लिया है? गोंजा रोते हुए कहता है, यकीन मानिए, मैंने कुछ भी नहीं देखा, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। लेकिन गोंजा की इन झूठी मिन्नतों का फ्लेम एम्परर पर कोई असर नहीं हुआ। वह गोंजा के पास आता है और उसके सिर पर हाथ रखकर कहता है, तू पहले ही बहुत कुछ देख चुका है, इसलिए तेरा जिंदा रहना मेरे लिए खतरनाक है। तुझे आज मरना ही होगा। इतना कहते ही फ्लेम एम्परर अपनी खौफनाक आग की शक्ति से गोंजा को जिंदा जला देता है। आग की ऊंची लपटें गोंजा को घेर लेती हैं और पल भर में सब कुछ अंधेरा हो जाता है। तभी गोंजा का होश एक अजीब सूनेपन में खो जाता है। उस अंधेरी दुनिया में उसका मन आखिरी बार चिल्लाता है, मैं ऐसे नहीं मरना चाहता। ठीक उसी पल उसके दिमाग में टावर की जानी पहचानी नीले रंग की स्क्रीन चमक उठती है। स्क्रीन पर लिखा आता है, आपकी मौत के साथ आपकी स्किल की सारी शर्तें पूरी हो गई हैं। वहाँ लिखा था, हंटर यूसुहा, मतलब हमारा फ्लेम एम्परर की स्किल्स रैंडमली कॉपी की जा रही हैं। पल भर में गोंजा की आंखों के सामने कई कार्ड आ जाते हैं और टावर से निर्देश आता है, कृपया एक स्किल कार्ड चुनें। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। वह दर्द में अपना हाथ आगे बढ़ाता है। अभी उसके हाथ के छूते ही एक चमकता हुआ गोल्डन कार्ड जल उठता है। इसके साथ ही उसकी आंखों के सामने सब अंधेरा हो जाता है और बस एक ही मैसेज दिखता है, स्किल कॉपी की जा रही है। कुछ देर बाद गोंजा को होश आता है तो वह खुद को अपने घर के बिस्तर पर पाता है। तभी वह झटके से उठकर बैठ जाता है। गोंजा को फ्लेम एम्परर का वह हमला याद आ रहा था। वह फौरन अपने पैरों की तरफ देखता है। जिस पैर को फ्लेम एम्परर ने काट दिया था वह अब बिल्कुल ठीक था। अपने पैर को बिल्कुल ठीक देखकर गोंजा हैरान था। तभी उसकी नजर लैपटॉप की स्क्रीन पर पड़ती है। वहाँ फ्लेम एम्परर का वही पुराना इंटरव्यू चल रहा था। गोंजा खुद से कहता है, ये सब तो पुरानी बातें हैं, यह इंटरव्यू तो मैं पहले ही देख चुका हूँ। वह सोचता है, अभी कुछ देर पहले ही तो मैं उस साइकोपैथ फ्लेम एम्परर के हाथों मर रहा था, तो फिर मैं यहाँ कैसे? अपनी उलझन दूर करने के लिए वह अपनी स्किल विंडो ओपन करता है। वहाँ का लिखा देखकर वो यकीन नहीं कर पाता। वहाँ लिखा था कि उसने यूसुहा, मतलब हमारे फ्लेम एम्परर की शक्ति को कॉपी कर लिया है। वहाँ पर और भी कुछ बातें लिखी थी कि आपकी मौत होते ही यह स्किल खुद ब खुद चालू हो जाएगी। यह आपको आपकी मौत के ठीक 24 घंटे पहले के वक्त में वापस भेज देगी। आपकी यादें और एक्सपीरियंस पहले जैसा ही रहेगा। स्किल विंडो पर एक चेतावनी दी गई थी कि आपकी रैंक जितनी ज्यादा होगी, इस स्किल की पेनल्टी उतनी ही बड़ी होगी। अब जाकर गोंजा को पूरी तरह समझ आता है कि उसके साथ असल में क्या हुआ है। उसे एहसास होता है कि उसके पास अब एक ऐसी ताकत है जिसके बारे में खुद फ्लेम एम्परर को भी नहीं पता। लैपटॉप की स्क्रीन पर अब भी फ्लेम एम्परर का इंटरव्यू चल रहा था। गोंजा नफरत से उसकी तरफ देखता है और चिल्लाकर कहता है, तू एक नंबर का साइकोपैथ है। मैं तो बिल्कुल बेगुनाह था, मेरा कोई कसूर नहीं था, फिर भी तूने मुझे इतनी बेरहमी से मार डाला। गोंजा एक गहरी सांस लेता है और कहता है, चलो देखते हैं अब इस बार मौत किसकी होती है। इसके बाद अगले दिन की घटना दिखाई जाती है। गोंजा को कुछ लोगों की आवाजें सुनाई देती हैं जो चिल्लाकर कह रहे हैं कि आग लग गई है। गोंजा हड़बड़ी में खिड़की से झांककर देखता है कि शहर में आग लगी हुई दिखाई दे रही है। गोंजा और देरी न करते हुए अपने घर से एक धारदार चाकू और कुछ चीजें लेकर तुरंत बाहर निकल आता है। वह बाहर आकर देखता है कि शहर के कई लोग आग बुझाने के लिए दौड़ रहे हैं। असल में गोंजा जहाँ रहता है ये जगह बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग है। जो लोग हंटर बनने का सपना लेकर इस टावर में आए थे उनके द्वारा बसाया गया शहर है ये, और यही टावर की पहली मंजिल है। गोंजा उस वक्त सबके साथ आग बुझाने के लिए दौड़ रहा है। दौड़ते दौड़ते वह एक बार अपने मोबाइल फोन की ओर देखकर समय देख लेता है। वह मन ही मन कहता है कि आज ही का वो दिन था जब फ्लेम एम्परर ने मुझे और सेंटिस को मार दिया था। चारों ओर तब लोगों की चीख पुकार मची है। हंटर्स में जिनके पास पानी की शक्ति है वे अपनी स्किल का इस्तेमाल कर रहे थे,
लेकिन स्थिति काबू में न आने के कारण बड़े हंटर्स उन्हें निर्देश दे रहे थे कि वे अलग अलग काम न करके सबके साथ मिलकर अपनी शक्ति का इस्तेमाल करें। तभी वहां रैंक 2 ब्लैक ड्रैगन की मास्टर ब्लैक विच का आगमन होता है। वह सबको बता देती है कि ब्लैक ड्रैगन गिल्ड कुछ समय के लिए यहाँ की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले रही है और वह सभी से उनके निर्देशों का पालन करने को कहती है। इसके बाद हमारे सामने एक और प्रभावशाली हंटर आती है। वह है रैंक 5 पर रहने वाली हीलर और फार्मासिस्ट गिल्ड की हेड मास्टर अल्केमिस्ट। स्थिति को देखने के बाद वह घोषणा करती है कि इलाका अब सुरक्षित है, लेकिन आग के अंदर अभी भी कई लोग फंसे हो सकते हैं, इसलिए वह तुरंत वहां एक रेस्क्यू टीम भेजने का निर्देश देती है। दूसरी ओर गोंजा खड़ा होकर हंटर्स को आग बुझाने की कोशिश करते देख रहा था, लेकिन उसके मन में कई सवाल चल रहे थे और उसे सब कुछ बहुत ही रहस्यमयी लग रहा था। खासकर सेंटिस अभी तक यहाँ क्यों नहीं पहुँची, क्योंकि सेंटिस ऐसी इंसान थी जो मुसीबत के समय कभी देरी नहीं करती थी। तो क्या फ्लेम एम्परर ने सच में सेंटिस को मार दिया है? ठीक उसी समय वहां मौजूद रैंक 10 के नेता पालादिन और मास्टर अल्केमिस्ट के बीच बातचीत होती है। पालादिन बताते हैं कि हाल ही में उन्होंने सेंटिस को अक्सर फ्लेम एम्परर के साथ देखा है। पालादिन की बात सुनकर मास्टर अल्केमिस्ट काफी चिढ़ जाती है। असल में मास्टर अल्केमिस्ट को फ्लेम एम्परर बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वह साफ तौर पर कहती है कि फ्लेम एम्परर का बर्ताव उसे हमेशा अजीब लगता है और उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता। मास्टर अल्केमिस्ट जब फ्लेम एम्परर के प्रति अपनी नाराजगी जता रही थी, ठीक उसके कुछ देर बाद फ्लेम एम्परर खुद वहां आकर पहुंच जाते हैं। वहां आकर वह हंसते हुए कहते हैं कि मेरी इजाजत के बिना यहां आग के साथ खेलने की हिम्मत किसने की। फ्लेम एम्परर को देखकर गोंजा मन ही मन काफी चिढ़ जाता है और कहता है कि आखिरकार वह आ ही गया। दूसरी ओर उसे देखकर रैंक 10 के नेता पालादिन उसे धन्यवाद देते हुए कहते हैं कि अच्छा हुआ आप आ गए। फ्लेम एम्परर, क्या आप हमें आग बुझाने में मदद करेंगे? पालादिन की बात सुनकर फ्लेम एम्परर कहता है कि तुम्हारी मदद करने से मेरा क्या फायदा होगा। फ्लेम एम्परर साफ मना कर देता है कि वह कोई समाज सेवा करने नहीं आया है और वहां से जाने लगता है। फ्लेम एम्परर के मुंह से फायदे की बात सुनकर गोंजा बुरी तरह भड़क जाता है। वह मन ही मन कहता है कि यह पागल साइकोपैथ खुद आग लगाकर अब मदद के बदले इनाम मांगने की हिम्मत कर रहा है। गोंजा उसकी ओर देखते हुए सोचता है कि इस बेरहम कातिल का असली चेहरा सिर्फ वही जानता है। वह फैसला कर लेता है कि उसे फ्लेम एम्परर को खत्म करना ही होगा। यही सोचकर गोंजा लोगों की भीड़ से निकलकर आगे बढ़ने लगता है। उसे आग की ओर जाते देख लोग घबराकर चिल्लाने लगते हैं कि आगे जाना खतरनाक है, लेकिन गोंजा सबकी बातों को अनसुना करके आग की ओर आगे बढ़ने लगता है। फ्लेम एम्परर ये देखकर हैरान रह जाता है और गोंजा की ओर देखता ही रह जाता है। ये देखकर वहां मौजूद सभी लोग चिल्ला उठते हैं कि वह आग के अंदर जा रहा है। सबकी चीखें अनसुनी करते हुए गोंजा सीधे आग की लपटों के अंदर घुस जाता है। आग की भयानक गर्मी से वह दर्द के मारे चिल्ला उठता है, आह बहुत जलन हो रही है। लेकिन इस असहनीय दर्द के बीच भी वह फ्लेम एम्परर को याद करते हुए कहता है कि उस राक्षस को खत्म करने का बस यही एक रास्ता है। और इस तरह आग में जलकर गोंजा की बेहद दर्दनाक मौत हो जाती है। लेकिन गोंजा की मौत के तुरंत बाद टावर की वह रहस्यमयी विंडो चमक उठती है। उसमें लिखा था, आपकी मौत हो चुकी है, अब आप समय में 24 घंटे पीछे लौट रहे हैं। कुछ देर बाद गोंजा अपने बिस्तर पर आंखें खोलता है। वह उठकर देखता है कि उसके लैपटॉप पर वही बेबीलोन टावर का न्यूज लाइव चल रही है। लेकिन इस बार गोंजा जरा भी हैरान नहीं होता, क्योंकि वह समझ चुका है कि उसकी एस रैंक स्किल असल में कैसे काम करती है। फिर गोंजा अपनी स्किल विंडो को ओपन करता है और कहता है, बहुत अच्छे स्किल बिल्कुल सही तरीके से काम कर रही है। अपनी स्किल की जांच करने के बाद गोंजा समझ जाता है कि इस स्किल के इस्तेमाल के लिए उसे कोई पेनल्टी नहीं देनी पड़ रही है। वह मन ही मन कहता है कि मेरे जैसे एक एफ रैंक हंटर के लिए यह एक बहुत बड़ा मौका है। इसके बाद गोंजा फ्लेम एम्परर को खत्म करने के लिए एक सटीक योजना बनाने लगता है। वह कहता है कि फिलहाल की स्थिति में फ्लेम एम्परर को मारना उसके लिए नामुमकिन है, इसलिए उसके जैसे एक मामूली हंटर के लिए उसे शिकार करने का बस एक ही रास्ता है।
गोंजा सोचने लगता है कि उसे मारने के लिए उसकी शक्ति जागने से पहले के समय में वापस जाना होगा। तभी गोंजा को फ्लेम एम्परर का एक पुराना इंटरव्यू याद आता है। वहाँ एक रिपोर्टर ने उससे पूछा था कि उसकी शक्ति पहली बार कब जागी थी। जवाब में फ्लेम एम्परर ने कहा था कि तब गर्मियों का समय था और उसकी उम्र 21 साल थी। यानी उस बात को अब करीब 11 साल बीत चुके हैं। उस इंटरव्यू को याद करके गोंजा गंभीर चेहरा बनाकर हिसाब लगाने बैठता है। वह पता लगा लेता है कि वह दिन 11 साल पहले 7 जून का था। आज से हिसाब लगाया जाए तो वह दिन ठीक 4050 दिन पहले की बात है। 4050 दिन पहले के उस समय में पहुंचने के लिए गोंजा एक भयानक फैसला लेता है। वह कहता है कि 4050 बार मरने के बाद मैं फ्लेम एम्परर की शक्ति जागने से पहले के समय में वापस लौट जाऊंगा। ये कहते ही वह अपनी धारदार छुरी से खुद पर वार कर देता है। गोंजा की मौत के साथ ही टावर की वही जानी पहचानी विंडो दिखती है जहां लिखा था आपकी मौत हो चुकी है। पल भर में ही गोंजा फिर से 24 घंटे पहले के अतीत में अपने बिस्तर पर आंखें खोलता है। बिस्तर पर उठकर वह फिर से अपनी छुरी हाथ में लेकर कहता है अभी भी 4049 दिन बाकी हैं। इसके बाद शुरू होता है दर्द का एक लंबा दौर। गोंजा बार बार खुद पर हमला करके खुद को मारता रहता है और हर बार वह एक दिन अतीत में पीछे चला जाता है। सैकड़ों बार मरने की वजह से उसका शरीर और मन टूट रहा था और वह असहनीय दर्द से तड़प रहा था, फिर भी उसने हार नहीं मानी। इस तरह कई हजार बार मरने के बाद एक समय वह 543 दिनों के करीब पहुंच जाता है। वह इसी तरह लगातार खुद को खत्म करते हुए आखिरकार उस पल तक पहुंच जाता है। वह संतुष्टि के साथ कहता है आखिरकार अब सिर्फ एक दिन बाकी है। ये कहकर वह आखिरी बार खुद पर वार करता है। आखिरी बार खुद पर वार करने के बाद जब गोंजा फिर से आंखें खोलता है तो वह खुद को अपने बिस्तर पर पाता है। उसके चेहरे पर एक लंबी थकान साफ नजर आ रही थी। वह बिस्तर से उठकर चारों ओर देखते हुए चैन की सांस लेता है और कहता है आखिरकार मैं उस समय में वापस आ गया हूँ जब फ्लेम एम्परर की कहानी शुरू भी नहीं हुई थी। गोंजा आगे कहता है कि 4050 बार मरने की योजना थी, लेकिन उसे 30 बार और ज्यादा मरना पड़ा, क्योंकि खुद को मारने और मानसिक रूप से तैयार करने में भी कुछ ज्यादा समय लग रहा था। वह फ्लेम एम्परर के बारे में सोचकर मन ही मन कहता है कि मैं इतने समय तक सिर्फ यही साबित करने के लिए टिका रहा कि उस शैतान का राज हमेशा के लिए नहीं है। इसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सुबह 11 बजे गोंजा अपनी उसी धारदार छुरी के साथ पूरी तैयारी करके घर से निकलता है। वह सीधे फ्लेम एम्परर के घर के सामने जाकर खिड़की से झांकता है। गोंजा देखता है कि फ्लेम एम्परर अभी भी बिस्तर पर लेटा हुआ है। वह शराब के नशे में बड़बड़ा रहा है कि सिर दर्द के मारे फटा जा रहा है और पिछली रात उसे इतनी ज्यादा शराब नहीं पीनी चाहिए थी। एक तरफ फ्लेम एम्परर अपनी हालत पर रो रहा था और दूसरी तरफ गोंजा उसे घूरते हुए कहता है कि आज के दिन का कोना कोना समझने के लिए मैं 10 बार इसी दिन को जी चुका हूँ, ताकि मेरी योजना में कोई कमी न रहे। उधर फ्लेम एम्परर अभी भी अपनी जिंदगी से परेशान होकर कह रहा था कि धत तेरे की फिर से वही काम शुरू हो गया, ये जिंदगी बहुत उबाऊ हो गई है। देखा जाए तो अभी के समय में वह बेहद कमजोर है और सिर्फ एक मामूली एफ रैंक हंटर है। इसके बाद दोपहर के 3 बजते हैं। गोंजा अभी भी फ्लेम एम्परर का पीछा कर रहा था। फ्लेम एम्परर बहुत चिड़चिड़ा होकर कह रहा था कि सारा दिन बस इन स्लाइम्स को पकड़ना अब सहा नहीं जाता। वह जलते हुए कह रहा था कि उसे कब सोड सेंट जैसी शानदार स्किल और जिंदगी मिलेगी। उसकी ये बातें सुनकर गोंजा खुद से कहता है कि वैसे तो तुम्हारी ये इच्छा थी कि 1 हफ्ते बाद पूरी होने वाली थी, लेकिन अब तुम जैसे इंसान के लिए वैसा कोई भविष्य कभी नहीं आएगा। ये कहते हुए गोंजा अपने पैरों के पास आए एक स्लाइम को एक ही वार में मार देता है। फिर वह उस मरे हुए स्लाइम के हिस्सों को अपने पूरे शरीर पर लगाने लगता है ताकि वह जख्मी नजर आए। दूसरी तरफ फ्लेम एम्परर फैसला करता है कि सिर्फ स्लाइम पकड़कर उसका काम नहीं चलेगा, इसलिए वह टावर के 6ठे फ्लोर के लिए निकलता है। गोंजा जानता था कि अगले 36 मिनट तक फ्लेम एम्परर यहाँ बिल्कुल अकेला रहने वाला है। गोंजा बहुत ही कमजोर और दर्द भरी आवाज में पीछे से उसे पुकारता है। वह कांपते हुए कहता है, माफ कीजिएगा हंटर साहब, मुझ पर भेड़ियों ने हमला कर दिया है, मेरी मदद कीजिए।
क्या मुझे एक पोषण मिल सकता है? गोंजा की दर्द भरी आवाज सुनकर मदद करना तो दूर, फ्लेम एम्परर उल्टा उस पर चिल्लाने लगता है। वह कहता है कि इसका मतलब आज यहाँ शिकार करने का कोई फायदा नहीं है। फ्लेम एम्परर और भी कड़वी आवाज में कहता है कि इस पोषण के बदले तुम मुझे कितने पैसे दोगे? मेरा आज का पूरा शिकार खराब हो गया और मैं ये कीमती पोषण तुम्हें मुफ्त में दे दूं। वह भी एक अनजान इंसान को। क्या तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं है? फ्लेम एम्परर गोंजा को बड़े तिरस्कार के साथ देखता है और कहता है कि एल्केमी कैसल में यह एक पोषण 20 गोल्ड में बिकता है। गोंजा बेबस होकर कांपते हुए जवाब देता है कि मैं आपको 20 गोल्ड ही दूंगा, कृपया मुझे बचा लीजिए। गोंजा की बात सुनकर फ्लेम एम्परर एक अजीब सी हंसी हंसता है। फ्लेम एम्परर हंसते हुए कहता है कि नहीं, तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह सब मुझे दे दो। वह एक शैतानी हंसी के साथ कहता है कि ओ अच्छा, तुम तो अपने हाथ भी नहीं हिला पा रहे हो। फिक्र मत करो, मैं खुद ही इसे तुमसे ले लेता हूँ। जब फ्लेम एम्परर गोंजा की जेब से गोल्ड की थैली छीन रहा था, तब गोंजा मन ही मन कहता है कि मैं पहले से ही जानता था। मैं जानता था कि यह आदमी इतना ही नीच और घटिया है। थैली हाथ में लेकर फ्लेम एम्परर गोल्ड गिनने लगता है। वह मजाक उड़ाते हुए कहता है कि सिर्फ 60 गोल्ड। गोंजा कांपते हुए कहता है कि वो मेरी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी थी। फ्लेम एम्परर पोषण देने के बजाय अपना हथियार निकालता है और कहता है कि चिंता मत कर, मैं तेरे गोल्ड बहुत अच्छे काम में खर्च करूंगा। वह हथियार उठाकर गोंजा को मारने के लिए तैयार होता है और गोंजा पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन ठीक उसी पल गोंजा अपनी असली ताकत का इस्तेमाल करके उस हमले से बच जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, गोंजा पलक झपकते ही फ्लेम एम्परर के पेट पर इतनी जोर से लात मारता है कि उस जोरदार लात से वह ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। इसके बाद गोंजा अपनी धारदार छुरी निकालता है और सीधे फ्लेम एम्परर पर वार कर देता है। फ्लेम एम्परर के सीने से खून बहने लगता है और वह दर्द से तड़पने लगता है। गोंजा तेज सांस लेते हुए उससे कहता है कि तुम अपनी जान खतरे में देखकर अपनी कोई सोई हुई शक्ति न जगा सको, इसलिए मैं खुद तुम्हें अपने हाथों से मौत की नींद सुलाऊंगा। ये कहते हुए गोंजा अपनी छुरी से एक जोरदार प्रहार करता है और फ्लेम एम्परर को खत्म कर देता है। एक लंबी सांस लेकर गोंजा कहता है कि आखिरकार सब खत्म हुआ। गोंजा और भी नफरत के साथ कहता है कि तुम सिर्फ एक बेरहम कातिल थे, लेकिन तुम दुनिया के सामने ऐसे नाटक करते थे जैसे तुम किसी पवित्र युद्ध के महान योद्धा हो। इतने मासूम लोगों को मारने के बाद भी तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम खुद को नेक इंसान बताते थे। सब कुछ खत्म करने के बाद गोंजा जब वहाँ से जा रहा था, तभी उसे पीछे से कुछ खूंखार जानवरों की आवाज सुनाई देती है। वह पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ आयरन टीथ वुल्व्स का एक झुंड खड़ा था। गोंजा उन्हें देखकर कहता है कि तुम लोग इसे खाना चाहते हो ना? ठीक है, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, जाओ और अपना पेट भरो। ये कहकर गोंजा वहाँ से निकल जाता है और पीछे वे भूखे भेड़िए फ्लेम एम्परर के शरीर को चीर फाड़ कर खाने लगते हैं। वह एक सुनसान जगह पर जाकर जमीन खोदता है और अपना छिपाया हुआ बैग निकालता है। फिर वह अपने गंदे कपड़े बदलकर एक साफ कपड़े पहन लेता है। इसके बाद वह टावर की पहली मंजिल पर वापस आ जाता है। रास्ते में उसे विजिलेंटी कॉर्प्स का एक सदस्य दिखता है, लेकिन गोंजा उसे नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाता है। इसके बाद रात का नजारा दिखाया जाता है, जहां गोंजा एक बार में बैठकर ड्रिंक कर रहा था। उसके चेहरे पर एक अलग ही सुकून था। वह मन ही मन कहता है कि खूंखार फ्लेम एम्परर यूसुहा की कहानी अब हमेशा के लिए खत्म हो गई है। वह खुशी से चिल्लाकर कहता है, मैनेजर एक मग बियर और मिलेगी क्या? वेटर गोंजा को बियर देते हुए कहता है, लगता है आज आपका शिकार बहुत अच्छा रहा। गोंजा हंसते हुए जवाब देता है कि हाँ बिल्कुल, आज शिकार बहुत ही शानदार रहा। कुछ देर बाद गोंजा अकेले में ड्रिंक करते हुए कहता है, हंटर स्टेटस विंडो खोलो। उसके सामने स्टेटस विंडो खुल जाती है। वह अपनी स्किल्स को देखकर कहता है कि सिर्फ इन कीमती स्किल्स को देखकर ही दिल खुश हो जाता है, लेकिन फिर उसे एहसास होता है और वह कहता है कि मेरे पास लड़ने के लिए कोई कॉम्बैट स्किल नहीं है। गोंजा खुद को समझाते हुए कहता है, किम गोंजा, इससे ज्यादा की उम्मीद करना बेशर्मी होगी। अब मेरे पास जो स्किल्स हैं उन्हीं से क्या क्या मुमकिन है, मुझे बस इस बारे में सोचना चाहिए।
वह मुस्कराते हुए कहता है कि मैं चाहूँ तो मर्चेंट गिल्ड सांग्रियून की लॉटरी भी जीत सकता हूँ, या फिर ऊपर की मंजिलों को पार करने के गुप्त तरीके बेचकर भी बहुत सारा गोल्ड कमा सकता हूँ जिनके बारे में अभी कोई नहीं जानता। वह बहुत सुकून के साथ कहता है कि चलो आखिरकार मेरे दिन फिरने लगे हैं। गोंजा जब अपनी ही धुन में ये सब सोच रहा था तभी उस बार में एक बुजुर्ग आदमी पहुँचते हैं। वे बुजुर्ग गलती से गोंजा को ही बारटेंडर समझ लेते हैं और बड़े आराम से ऑर्डर देते हैं। वे कहते हैं कि मुझे थोड़े गर्म दूध के साथ थोड़ी सी वोडका और चीनी मिलाकर दे दो। गोंजा थोड़ा असहज महसूस करते हुए जवाब देता है कि जी माफ करना सर, लेकिन मैं यहाँ का बारटेंडर नहीं हूँ। वह मन ही मन कहता है कि क्या अजीब बूढ़े आदमी हैं। ठीक उसी पल गोंजा को बार के दूसरे कोने से कुछ लोगों के फुसफुसाने की आवाज सुनाई देती है। टावर के सभी लोग तब आपस में एक ही बात कह रहे थे कि तो क्या यही वो महान योद्धा स्वॉर्ड सेंट हैं? लेकिन वे यहाँ क्या कर रहे हैं? दूसरे हंटर्स के चेहरों पर हैरानी और डर देखकर गोंजा हैरान होकर उस बुजुर्ग आदमी की तरफ देखने लगता है। तो दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं खत्म करते हैं। इस सीरीज के अगले पार्ट्स देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक कर दें। बहुत जल्द इस सीरीज का अगला एपिसोड आने वाला है, तब तक के लिए जुड़े रहिए।